नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में वायु परिवहन के सामान्य ऐतिहासिक प्रतिरूप को या ऐतिहासिक परिरूप को पढ़ा था। आज हम इससे अगला जो पाठ है यानी वायु परिवहन के दौरान जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय, दो भागों में हमने बांटा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक प्रधान। दो प्रकार के हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक प्रधान हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है वो हवाई अड्डे जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए महत्व रखते हैं, तथा प्रधान हवाई अड्डे वो है जो छोटी बड़ी सभी जो आपके उड़ानें हैं जो देश के आंतरिक भाग में होती है उनके लिए वो महत्व रखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो पतन है वो देश में 23 जो पतन है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के महत्व वाले पतन है। इसके अतिरिक्त प्रधान जो हवाई अड्डे हैं उनका भी उल्लेख हम करेंगे। सबसे पहले देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है उनके नाम हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले उत्तर भारत से चलते हैं। उत्तर भारत में आपके श्रीनगर, अमृतसर जिसमें आपके नाम है गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, जयपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांगानेर है। इसी का एक पार्ट है जो घरेलू या मध्यम जो उड़ानें हैं उनके लिए भी कार्य करता है। नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, वाराणसी में श्री लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये आपके अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, कुछ नाम बदले हैं अभी। छत्रपति शिवाजी जो सांताक्रूज का नाम कर दिया, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अतिरिक्त इंदौर में देखें देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये नाम आपके जो है मैं रिपीट कर दूंगा। नागपुर में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा। हैदराबाद, ये ग्रीन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद पहला ग्रीन हवाई अड्डा है, कौन सा? राजीव गांधी हवाई अड्डा। इसके बाद आपके सिक्किम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए गए हैं। राजस्थान में जोधपुर रातानाडा जो हवाई अड्डा है वो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया है। क्योंकि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का मतलब क्या है कि ऐसे हवाई अड्डे जिनमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो हवाई पट्टी है उसका निर्माण किया जाए और पर्यावरण को विशेषता ध्यान रखा जाए, उनको बोलते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। जोधपुर अपना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसके बाद हम बात करें तो सिलीगुड़ी आपके पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी हवाई अड्डा, ये बगडोगरा बोलते हैं। इसके बाद इधर देखिए गुवाहाटी गोपीनाथ बारडोली, नाम जिनका है गोपीनाथ बारडोली। इसके अलावा तुलिहान क्या है? तुलिहान हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है? इम्फाल में है। कहाँ पर है? इम्फाल में है। इसके अतिरिक्त देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसे दमदम हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, इधर देखें गोवा जिसका नाम है डेबोलिम, क्या नाम है? डेबोलिम हवाई अड्डा। बेंगलुरु जो है उसका हवाई अड्डा, उसका नाम है कैंपगोड़ा। क्या नाम है? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। मैंगलुरु बोल दो या मैंगलोर बोल दो, ये कर्नाटक का हवाई अड्डा है। फिर कालीकट नाम दिया है, कालीकट। इस कालीकट को कोझिकोड हवाई अड्डा बोलते हैं, कोझिकोड। एक बार नाम लिख देता हूं यहाँ पे, कालीकट या केलीकट भी आपके नाम दिया हुआ है, कालीकट बोल दो या केलीकट। कहाँ पर है? केरल में है। नाम है कोझिकोड। यहाँ पे कोचीन बोल दो या कोची हवाई अड्डा, केरल का ही है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा,
इसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, ये भी किसका है, केरल का ही है। इसके बाद हम बात करें कोयम्बटूर। कोयम्बटूर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा, सूती वस्त्र की काफी मिलें हैं, पढ़ा है आपने। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली ये भी किसका है, आपके तमिलनाडु का है। चेन्नई, चेन्नई हवाई अड्डा, इसका नाम क्या है, अन्ना हवाई अड्डा, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अतिरिक्त आपके जो पोर्ट ब्लेयर है, इस पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदल के कर दिया वीर सावरकर हवाई अड्डा। क्या नाम कर दिया, वीर सावरकर हवाई अड्डा। ये आपके प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। क्या थे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसके अतिरिक्त हम प्रधान हवाई अड्डे हैं, जिसमें अगरतला है, जिसमें आपके जयपुर का एक भाग है, जिसमें आपके जो मध्यम वाले हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में एक तो मध्यम का कौन सा है, जोधपुर है, जिसका नाम है रातानाडा। एक उदयपुर का है, जिसका नाम है डबोक। राजस्थान में जयपुर अंतरराष्ट्रीय है, जोधपुर है, डबोक कहाँ का है, उदयपुर का है। इसके अलावा आपके कोटा है कि छोटा हवाई अड्डा, और एक आपके अजमेर जो बन रहा है, निर्माणाधीन बोल सकते हैं इसे, प्रस्ताव आ गया, कौन सा, किशनगढ़। कौन सा, किशनगढ़, किशनगढ़ हवाई अड्डा, ये भी आपके प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अमृतसर है, अमृतसर के अंदर और सॉरी जैसे जयपुर में है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय के अलावा जयपुर में घरेलू भी है। ऐसे दिल्ली में है सफरगंज, सफरगंज ये भी आपका एक हवाई अड्डा है। इसके अतिरिक्त हम देखें आपके गुवाहाटी, नागपुर है, नागपुर में एक तो है, नागपुर है, गुवाहाटी है। ये प्रमुख क्या है, आपके प्रधान हवाई अड्डे हैं। क्या है, प्रधान हवाई अड्डे हैं, जिनसे घरेलू जो है आपकी सेवाएं हैं प्राप्त की जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने वायु परिवहन के दौरान ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनका उल्लेख किया। वायु परिवहन के दौरान ये हवाई अड्डे हमने पढ़े, एक बार रिपीट कर लेते हैं। श्रीनगर है, अमृतसर है, जयपुर का है, आपके अहमदाबाद का है, मुंबई का है, गोवा का है, मैंगलोर का है, कोझिकोड है, कोची है, तिरुवनंतपुरम है, कोयम्बटूर है, बेंगलुरु है, तिरुचिरापल्ली है, चेन्नई है, राजीव गांधी हैदराबाद है, भीमराव अम्बेडकर नागपुर है, इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर है, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री जी है, सिलीगुड़ी का बगडोगरा है, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह है, और दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, गुवाहाटी का गोपीनाथ बारडोली है, इम्फाल का तुलिहाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या दमदम हवाई अड्डा किसका, कोलकाता का है, और वीर सावरकर किसका है, पोर्ट ब्लेयर का। वायु परिवहन के बाद अब देखते हैं संचार माध्यम। सबसे पहले देखते हैं कि संचार क्या है। देखो, सूचना, तथ्य, संदेश, एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाया जाता है। तथ्य, सूचना, संदेश आदि जो है एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाया जाता है। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, संचार माध्यम। उस माध्यम को क्या कहते हैं, संचार माध्यम। अब संचार माध्यम की हम बात करें तो आरंभिक काल से लेके
वर्तमान काल तक संचार माध्यमों में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। आरंभिक काल में जो मानव था वह स्वयं या पशुओं के माध्यम से या आपने कई सुना होगा पक्षी जो है उनके माध्यम से वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता था, या किसी गांव में या किसी जनजातीय क्षेत्र में कोई सूचना देनी होती थी तो सूचना को ढोल बजाकर या आग जला करके वह पूरे जनसमूह को इकट्ठा करता था और उनको एक साथ सूचना दी जाती थी। या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को अगर कोई बात कहनी होती थी तो स्वयं वह वहां जाकर के, या किसी पत्र के माध्यम से, पत्र वहां चलता नहीं था तो किसी अन्य संदेश क्रिया के माध्यम से उन लोगों को सूचना प्रदान की जाती थी। तो ये तो क्या है, सामान्य परिभाषा है कि सूचना, तथ्य, संदेश जो है एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाना क्या कहलाएगा, संचार माध्यम कहलाएगा। आरंभ में ये रूपरेखा थी। वर्तमान में देखें तो बदलाव होता चला गया। फिर आपके डाक व्यवस्था आ गई 1774 में, डाक व्यवस्था का रूप आया। फिर आपके डाक व्यवस्था के बाद जो आपके रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी क्रियाएं जो है आपके आरंभ से लेके वर्तमान तक संचार के माध्यमों में होने वाला परिवर्तन है। और वर्तमान का जो संचार माध्यम है वो ऐसा माध्यम है जिसने पूरे विश्व को एक अपनी मुट्ठी में समेट के रख लिया है। और वैश्विक ग्राम की संकल्पना है वो क्या हो गई है, साकार हो गई है। वैश्विक गांव यानी पूरा विश्व क्या है, एक गांव है। इस प्रकार की संकल्पना क्या हो गई है, साकार हो गई है। इसी आधार पर हम देखें कि जो संचार माध्यम है वह कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सामान्यतः जो संचार माध्यम है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्तिगत सूचना आती है, एक कौन सा, जनसंचार या सार्वजनिक, जनसंचार या सार्वजनिक माध्यम। अब व्यक्तिगत संचार माध्यम कौन सा होगा, जिसमें इंडिविजुअली सूचनाएं भेजी जाए और प्राप्त की जाए। एक तो होता है प्रेषक और एक होता है प्राप्तकर्ता। एक भेजने वाला होता है और क्या होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान क्या होगा, संचार एक तो क्या करेगा, प्रेषण करेगा, एक क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, संप्रेषण। क्या बोलते हैं, संप्रेषण। और ये संप्रेषण ही क्या है, आपके संचार का एक संचार की कड़ी है। सूचना जाएगी फिर सूचना आएगी, ये कड़ी है। पहले सूचना देगा, फिर ये सूचना प्राप्त करेगा, फिर सूचना इसको देगा, तभी क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया सूचना का। ये संप्रेषण कहलाता है। अब व्यक्तिगत जो माध्यम है उसमें हम बात करें तो आपके व्यक्तिगत पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, वो इसका रूप है। यानी व्यक्तिगत जो माध्यम है उसके द्वारा व्यक्तिगत पत्र है, टेलीफोन है, फैक्स है, आपके पहले तार चलता था, तार, टेलीग्राम जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम देखें तो वर्तमान में इंटरनेट है, वह भी इसका ही एक रूप है। जनसंचार की बात मैं करूं तो जनसंचार का माध्यम ऐसा जो एक व्यक्तिगत
संचार माध्यम नियम के पूरे समूह तक सूचना का आदान प्रदान करें। और समूह तक सूचना के आदान प्रदान के लिए आपके अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, आपके रेडियो के बाद हम देखें तो आपके टेलीविजन है, और चौपालों पे संगोष्ठियां होती है, सभाएं होती है, सभाएं, संगोष्ठियां, ये भी क्या है आपके जनसंचार का ही माध्यम है। साथ ही साथ इंटरनेट वर्तमान में भाई आप जिस ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हो, किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम नहीं है, सभी के लिए है। तो ये जनसंचार का हो गया। हालांकि इसमें उद्देश्य हमारा क्या है, किसी पर्टिकुलर क्लास को शिक्षित करना है, पर्टिकुलर क्लास के लिए एक पाठ्यक्रम को उन तक पहुंचाना है। तो ये इंटरनेट जो माध्यम है वो आपके इंडिविजुअल भी है और आपके जनसंचार का माध्यम भी है। तो ये सारे माध्यम आपके क्या है, जनसंचार के माध्यम है। ये कैसे हैं, आपके व्यक्तिगत। इसके अलावा जो माध्यम है इसको हम श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल लेटर है वो कैसा है, दृश्य है। टेलीफोन कैसा है, श्रव्य है। फैक्स कैसा है, दृश्य है। तार कैसा है, दृश्य है। लेकिन इंटरनेट कैसा है, उसके माध्यम से हम अपने मोबाइल में जो भी चीज़ें हैं वो देख भी सकते हैं और सुनने की तो सुन भी सकते हैं। अखबार है वो आपके दृश्य है, पत्र पत्रिका है दृश्य है, ये श्रव्य है। टेलीविजन क्या है, श्रव्य और दृश्य दोनों है। सभाएं, संगोष्ठी दोनों है। इंटरनेट भी क्या है, दोनों है। तो ये रूपरेखा है आपकी संचार माध्यम के स्वरूप को बताती है। अब जो नेक्स्ट आपका इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि जो संचार माध्यम है उसमें एक तो आपके डाक सेवा है, जो आपके कोर्स में है डाक सेवा। कि डाक सेवा जो है वो आपके प्रथम श्रेणी का संचार माध्यम है, प्रथम श्रेणी का, क्योंकि आरंभ में डाक सेवा चली थी। और यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, क्या परिवहन संचार का माध्यम है क्या? प्रश्न आता है, क्या परिवहन संचार का माध्यम है क्या? संचार का माध्यम है क्या? तो आपका आंसर क्या आएगा, यस या नो? क्या आएगा, यस। क्या आएगा, यस। क्यों? क्योंकि परिवहन के माध्यम से ही हम विभिन्न क्षेत्रों में, डाक जो माध्यम है, अब डाक में जो पार्सल जाते हैं, आपके ऑर्डर जो जाते हैं, जो भी XYZ पत्र पत्रिकाएं अखबार वगैरह जो भी जाते हैं वो डाक माध्यम के द्वारा जो जाते हैं, वो डाक माध्यम है। वो विभिन्न परिवहनों का उपयोग करता है। वह जल परिवहन का उपयोग भी करता है, वायु परिवहन का उपयोग भी करता है, स्थलीय परिवहन में रेल और सड़क परिवहन का उपयोग भी करता है। तो परिवहन है वो संचार का प्रमुख माध्यम है। आरंभिक काल में आदिकालीन मानव ने भी पशुओं का उपयोग किया था आपके संचार के लिए, तो वो पशु भी थे, वो परिवहन का एक माध्यम थे। तो डाक सेवा की बात है तो डाक सेवा प्रथम श्रेणी का क्या है, संचार माध्यम है। और डाक सेवा के माध्यम से जितनी भी आपकी जो पार्सल ऑर्डर वगैरह जो भी है वो डाक सेवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। और डाक सेवा जो है, भारत की डाक सेवा की बात मैं करूं तो भारत की डाक सेवा पूरे विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवाओं में से आती है। और भारत में 1774 में जो ब्रिटिश काल था उसी दौरान जो आपके डाक सेवा का विकास हो चुका था। 1774 में कलकत्ता में एक डाकघर बना था, और डाक सेवा का विकास हुआ। फिर डाक सेवा में आपके जो तार है, तार सेवा जो आपके टेलीग्राफ जो है वो सेवा चली। फिर डाक सेवा के दौरान ही आपके टेलीफोन का विकास हुआ। जो टेलीफोन चले
वो टेलीफोन डाक सेवा के माध्यम से हर गांव में, हर एक डाकघर पे एक क्या होता था, टेलीफोन होता था, जो गांव की विशेष सूचनाओं के लिए उस गांव में लगा होता था। संबंधित डाकघर जो अधिकारी है वो आवश्यक सूचनाएं टेलीफोन के माध्यम से भी पहुंचाते थे। कई बार ऐसा था कि सूचना बहुत जरूरी है तो व्यक्ति टेलीफोन के माध्यम से भी सूचना पहुंचाते थे। तो डाकघर क्या है, प्रमुख आपके प्रथम श्रेणी का संचार माध्यम मान सकते हैं, जो सबसे पहले विकसित हुआ। और आज भी हम अधिकांश जो सेवाएं हैं वो डाकघर के माध्यम से, यानी कौन सी सेवाएं, संचार सेवाएं हैं, वो डाकघर के माध्यम से ही प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि हमने काफी तरक्की कर ली है इंटरनेट के माध्यम के द्वारा या उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम के द्वारा, लेकिन डाक सेवा जो है आज भी भारत में संचालित है। इसके बाद हम दूसरे माध्यम की बात करें तो वो आपका है इंटरनेट। कौन सा है, इंटरनेट। जो इंटरनेट है इंटरनेट जो सेवा है उस सेवा की हम बात करें तो इंटरनेट सेवा आपकी उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से, उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से चलने वाली प्रमुख सेवा है। कौन सी सेवा, इंटरनेट सेवा। और इंटरनेट सेवा की शुरुआत जो है वो आपके 1969 में आपके अमेरिका के एक प्रमुख जो वैज्ञानिक है जिनका नाम है टिम बर्नर्स-ली द्वारा इंटरनेट सेवा की शुरुआत सबसे पहले की गई। और धीरे धीरे यह सेवा काफ़ी आगे तक चली और वर्तमान में इंटरनेट सेवा है वो नए आपके जो रेंज है, जैसे हम इंटरनेट सेवा को पहले 2G में था, अब 3G में 4G भी आ गया, 4 जनरेशन आ गया, यानी जो इसका जो कवरेज है और स्पीड है उसके आधार पे, और अब 5G भी लॉन्च हो जाएगा। तो इंटरनेट सेवा जो है 1969 में शुरू हुई और इस इंटरनेट सेवा में लगातार नए जो आपके जो ब्राउज़र है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। और ये जो नए ब्राउज़र जो बन रहे हैं उनके आधार पर इंटरनेट सेवा में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। उन्हीं ब्राउज़र की हम बात करें तो एक आपके जो ब्राउज़र है जिसे हम जिसको गूगल बोलते हैं, गूगल, ये गूगल 1998 में आया था। 1998 में क्या आया था, गूगल आया था। और इस गूगल के द्वारा आज हम इंटरनेट के हर एक क्षेत्र को, इंटरनेट के माध्यम से हर एक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या हो गए, सक्षम हो गए हैं। इसी के साथ एक इंटरनेट जो माध्यम है, इंटरनेट माध्यम के द्वारा जो सूचनाएं या संदेश हैं उनको भेजने के लिए हजारों सूचनाएं, हजारों संदेश है, हम कुछ मिनटों में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक समूह से दूसरे समूह तक भेज सकते हैं। वो माध्यम है आपकी ईमेल। सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न आ जाता है ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और अगर मान लो आपको पूछ ले इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट क्या है, विद्युतीकृत कंप्यूटरीकृत संचार का माध्यम है। विद्युतीकृत कंप्यूटरीकृत संचार का माध्यम क्या है, इंटरनेट है। क्या है, विद्युतीकृत कंप्यूटरीकृत संचार का माध्यम क्या है, इंटरनेट है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल
जो विद्युतीकृत क्या है, तथ्य या संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल की हम बात करें यानी ईमेल की बात करें तो सबसे पहले 1972 में विद्वान थे या वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रे टॉमलिंसन। क्या नाम है? रे टॉमलिंसन। क्या नाम है? रे टॉमलिंसन। इन्होंने सबसे पहले जो शाब्दिक जो ईमेल है वो भेजी। और इन्होंने ईमेल क्या है, एक ही कमरे में दो लगा लिए कंप्यूटर और उनके माध्यम से क्या है उन्होंने ईमेल भेजी। एक ही कमरे में दो कंप्यूटर लगा करके और एक के माध्यम से दूसरे में, फिर आगे आगे ये क्रिया आगे चलती रही। इसी क्षेत्र में हमारे एक भारतीय युवा वैज्ञानिक जिनका नाम शिवा अय्या दुर्वी है, दुर्वी दुखिनी दुर्वी, जिन्होंने 1978 में इस क्षेत्र में अपना कदम रखा और इनको आधिकारिक जो मान्यता है अमेरिका द्वारा 1900, क्योंकि भारतीय मूल के थे, अमेरिका में थे, और 1982 में आधिकारिक मान्यता दे दी इसने अमेरिका ने। तो बुक में भी आपके दिया है कि 1969 में इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ या इंटरनेट जो है वो आया, और 1972 में जो ईमेल है इस ईमेल का आविष्कार हुआ। और ईमेल के आविष्कार होने के बाद शब्द तथ्य संदेशों के आदान प्रदान में एक नवीनतम क्रांति सामने आई। और ये ईमेल जो है वो हजारों संदेश कुछ सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाने में सक्षम है। और इसको पहुंचाता कौन है? ये उपग्रह संचार प्रणाली का माध्यम ही इन सभी तथ्यों सूचना को पहुंचाता है। अभी हम इसी ईमेल की बात करें तो इसमें सभी प्रकार के, इसमें टेक्स्ट, फोटोग्राफ, वीडियोज, वो सभी प्रकार के जो आपके इंटरनेट माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जो सूचना तथ्य संदेश है वो भेज सकते हैं। तो यह इंटरनेट माध्यम है, उसने पूरे विश्व के अंदर एक नई प्रगति के साथ संचार माध्यमों को आगे बढ़ाया है। इंटरनेट के बाद देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन जो है एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में बैठे व्यक्ति वार्तालाप कर सकते हैं। यह एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम के द्वारा बिना किसी इंतजार के वार्तालाप कर सकते हैं। टेलीफोन जो माध्यम है इसके आने के बाद संचार क्रांति जो है या संचार क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति आई। आरंभ में फाइबर जो ऑप्टिकल तार थे उनके माध्यम से ये संचार माध्यम है वो संचालित होता था। वर्तमान में वायरलेस जो टेलीफोन है उनके माध्यम से भी ये संचार माध्यम संचालित हो रहा है। देखते हैं कि जो टेलीफोन है उसके आविष्कार की बात करें तो टेलीफोन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1875 में किया। कब किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1875 में किया। और इस आविष्कार के बाद विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो डाक सेवा थी उस डाक सेवा के साथ साथ टेलीफोन जो सेवा चली उसके माध्यम से सूचनाओं की जो गति है वो क्या हो गई और बढ़ गई। हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ समय में ही है वो बातचीत कर सकते थे।
तो डाक सेवाओं का महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक हमें सूचनाएं जो है वो द्रुत गति से प्राप्त होने लगी। टेलीफोन के संदर्भ में देखें तो आपके कुछ है एसटीडी है, आईएसडी है, पीसीओ है, ये कुछ शब्द है जिसमें जो एसटीडी है उसकी बात करें तो इसका मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है, ये जो ऐसा एक मोडेम हो गया, एक ऐसा तंत्र हो गया जिसके माध्यम से हम देश के आंतरिक भागों में विभिन्न प्रदेशों के अंदर हम क्या है टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। और इसमें एक विशेष कोड जो रखा गया, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग कोड था, उनके माध्यम से उन शहरों में वार्तालाप की जा सकती है। आईएसडी क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ये अंतर्राष्ट्रीय जो टेलीफोन सेवा है उसके लिए ये आईएसडी जो कोड है वो निर्धारित किए गए और उनके आधार पे वार्तालाप की जा सकती है। पीसीओ है, पब्लिक कॉल ऑफिस या कॉलिंग ऑफिस, पब्लिक कॉल या कॉलिंग ऑफिस यानी पब्लिक टेलीफोन बूथ हो गया, जिसके माध्यम से हम वहाँ पे यानी जो एसटी हम बोलते हैं एसटीडी है, वैसे पीसीओ क्या है? पब्लिक टेलीफोन ऑफिस हो गया, जहाँ पे हम सभी प्रकार की कॉलों को कर सकते हैं। आजकल तो क्या है हमारे पास मोबाइल है और जो लैंडलाइन भी है, लैंडलाइन उपभोक्ता भी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पूरे गांव में कोई 1 या 2 या 3 एसटीडी हुआ करती थी, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक घर में कनेक्शन नहीं होता था। उस समय में ये एसटीडी चलती थी। आज एसटीडी का रूप ही क्या हो गया? बंद हो चुका है। इसके अलावा एक चलता था एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन या नगरीय सेवा। जो महानगर टेलीफोन जो सेवा है, महानगरों के अंदर एक कोड था, कोड के माध्यम से महानगर के आंतरिक भाग में ही टेलीफोन के माध्यम से सस्ती दरों में संचार की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी आपके एक टेलीफोन का ही क्या है? स्वरूप है। तो टेलीफोन जो ऑपरेटर है या टेलीफोन संचार माध्यम है, उसने संचार के क्षेत्र में एक नवीनतम क्रांति उत्पन्न की और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति संचार क्रांति का एक आधार माना जाता है। टेलीफोन का ही जो नया रूप वर्तमान में सामने उभर कर आया है, मोबाइल। मोबाइल क्या है? टेलीफोन का एक नया रूप है क्या? मोबाइल। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जो श्रव्य है, दृश्य है और श्रव्य दृश्य है। हम सूचनाओं को देख भी रहे हैं, सूचनाओं को सुन भी रहे हैं और सूचनाओं को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉलिंग जो कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन भी है, वीडियो कॉलिंग करने का माध्यम कौन सा है? मोबाइल है। और मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉलिंग किसके माध्यम से होगी? इंटरनेट के माध्यम से। किसके माध्यम से होगी? इंटरनेट के माध्यम से। तो मोबाइल के बारे में आप सब जानते हो, मोबाइल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान
कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे पास में क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि जो आपके मोबाइल है इसका आविष्कार कब हुआ, इसका आविष्कार कब हुआ और कौन सी कंपनी ने इस मोबाइल का आविष्कार किया। तो मोबाइल के आविष्कार की बात मैं करूँ तो मार्टिन कूपर का नाम आता है। मार्टिन कूपर का नाम मोबाइल के लिए आता है 1973 में। ये मार्टिन जो कूपर थे, इन्होंने मोटोरोला कंपनी में, मोटोरोला का नाम सुना है ना, मोटोरोला या मोटोरोला, मोटोरोला जो कंपनी है उस मोटोरोला कंपनी के अंदर, मोटोरोला कंपनी उसमें जॉब किया 1970 के लगभग। और फिर इन्होंने मोबाइल का जो इन्वेंशन किया, ये दरअसल में क्या है कि वायरलेस फोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया, मोबाइल का आविष्कार किया। ये मोबाइल लगभग जो बड़ा वो 2 किलो का था, इसका वेट 2 किलो का था और रेंज भी क्या थी, बहुत ही कम थी। साथ ही साथ जो बैटरी बैकअप भी था, बोल तो बैटरी बैकअप, तो बैटरी बैकअप भी क्या था, 10 घंटे में तो क्या करो, उसको चार्ज करो और 30 मिनट लास्ट बात करो। बैटरी बैकअप भी क्या था, कम था। तो मार्टिन कूपर है, उन्होंने मोबाइल का इन्वेंशन किया। कौन सी कंपनी के माध्यम से किया, तो मोटोरोला कंपनी। और आज आप जानते हो कि मोबाइल जो है वो विश्व में इंटरनेट या संचार माध्यम में क्रांति का मुख्य आधार है। हम मोबाइल की जो ऐप्स है, बहुत सारी जो एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन के माध्यम से हम संचार के विभिन्न स्वरूपों को प्राप्त करते हैं। कई है गूगल है, वो तो क्या है, एक वेब सर्च इंजन है, 1998 में आया। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके अलावा यूट्यूब है। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत व जनसंचार दोनों क्रियाएं, व्यक्तिगत भी और जनसंचार भी, दोनों क्रियाएं संचालित होती है। दोनों क्रिया क्या होती है, संचालित होती है। तो प्रश्न आपके बुक में है कि आधुनिक संचार माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक संचार माध्यमों में आपके इंटरनेट भी आता है, आपके मोबाइल भी आता है, आपके टेलीफोन भी आता है। तो ये सारे आपके क्या है, आधुनिक संचार माध्यम है। इसके अलावा जनसंचार में रेडियो भी है, आपके टेलीविजन भी है, ये भी जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। तो विद्यार्थियों, आपके जो कोर्स में 3 माध्यम प्रमुख है, एक तो इंटरनेट था, एक मोबाइल था, एक टेलीफोन था, जिसका अध्ययन हमने किया। और इस लेसन के साथ हमने जो लेसन अभी पढ़ा है, कौन सा, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार वाले लेसन के साथ जो अपने पाठ्यक्रम में भूगोल विषय का जो वेटेज था, या भूगोल विषय के जो पाठ्यक्रम के जो लेसन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।